नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज का आर्टिकल देख लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल है हमारे चुनावों के बारे में। हाल ही में आपको पता है बिहार के चुनाव हुए, बहुत सारे स्टेट्स में उपचुनाव भी हुए, बाई इलेक्शंस हुए। तो इस महामारी के दौर में किस तरीके से चुनाव आयोग ने ये पूरी एक प्रक्रिया चुनाव की करी है जो कि बहुत ही तारीफ के काबिल है, उसी बारे में यह आर्टिकल बात करता है। तो हम पूरी चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में, इन सब के संबंध में। उसके साथ में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है हमारी न्यायिक भाषा के बारे में, लीगल लैंग्वेज के बारे में। काफ़ी बार ये कहा जाता है कि जो हमारे देश में लीगल लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक आम जनमानस को ये समझ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। उसके बाद में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं। आज का एमसीक्यू यह है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शन ए है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सदर्न ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज का वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं। वह यह है कि चुनाव प्रक्रिया में महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करें। इसका उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो आप वर्णनात्मक प्रश्न का जब तक उत्तर लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो राइटिंग स्किल है वो उतनी अच्छे तरीके से रेडी नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप लिखना चालू करिए। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर लिखिए जरूर। तो चलिए इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19, तो जो चुनाव हुए हमारे महामारी के दौर में उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बिहार असेंबली इलेक्शंस हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। उसके अलावा भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और भी पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शंस हुए। तो यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए ये अपने आप में, हमारे भारत का जो चुनाव आयोग है उसको अपने आप में ये पहली बार ऐसा मौका था कि ऐसी परिस्थिति में चुनाव करवाना पड़ रहा है। तो भारतीय चुनाव आयोग जो है उन्होंने चुनाव करवाने के पहले जो और दूसरी कंट्रीज है जहाँ पे हाल ही में चुनाव हुए या चुनाव प्रक्रिया चालू थी उनसे बात करते। ऐसे कुछ 34 अलग अलग देश थे, वहाँ पे वहाँ के चुनाव आयोग से बात करी, सलाह ली और उसके बाद में अपना एक फुल प्रूफ प्लान के साथ में आए और ये काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी चुनाव की प्रक्रिया करवाई। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस थे, कुछ चुनौतियाँ थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सबसे पहले तो ये था कि पॉसिबिलिटी है कि बहुत कम वोटिंग टर्नआउट हो, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या मौसम वैसा नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो या गर्मी, उसके चलते इलेक्शन का जो एक टर्नआउट है वो कम देखने को मिलता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर वन स्टेप आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ के ये निर्णय लिया कि हम पोस्टल बैलेट से भी इलेक्शन करवाएंगे। तो इसमें जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन कहे जाते हैं, 80 साल से ऊपर वाले, उसके अलावा जो कोविड पेशेंट्स है, जो दिव्यांगजन है, डिसेबल्ड है, ये सारे वोटर्स और वो वोटर जो कि एसेंशियल सर्विसेज में है, इन सब का जो वोटिंग है इन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से करवाया। तो यहाँ पर जो चुनाव आयोग का जो कर्मचारी था वो एक एक घरों में गया, उन्होंने पता लगाया कि कौन है जो नहीं आ सकते हैं बूथ तक, उनका उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही वोट्स ले लिए। उसके साथ में दूसरा तो समस्या ये थी, दूसरी चुनौती ये थी कि इंटरनेट इतने अच्छे तरीके से सब जगह नहीं फैला हुआ था। तो आज के इस कोविड के दौर में इंटरनेट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो बिहार जैसे राज्य में केवल 37% ही इसका एक फैलाव देखने को मिलता है। और फ़ोन की बात करें तो ये तो केवल 27% लोगों के पास में ही हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने उससे आगे बढ़ते हुए भी काफ़ी अच्छा काम करा। उन्होंने अपने जो कर्मचारी थे
उनको घर घर तक पहुंचाया और जो जागरूकता होती है वो फैलाई। उसके अलावा फेक न्यूज़, आज के जैसे इंटरनेट एक बहुत बड़ा बून है, एक बहुत बड़ा वरदान है, तो उस रूप से ये अभिशाप के रूप में भी दिखता है, क्योंकि इंटरनेट के दौर में फेक न्यूज़, गलत खबर, झूठी खबरें बहुत फैल गई है। उसके साथ में हेट प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, हेट स्पीचेस दिए जाते हैं, ऐसी बातें बोली जाती है इंटरनेट पे, ऐसी झूठी बातें फैलाई जाती है जिससे कि हमारे समाज में एक अराजकता आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके चलते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, इनके साथ में मिलकर उन्होंने वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स बनाया कि कौन सी चीज़ें इंटरनेट पे होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, जो भी यूज़र है उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साथ में आए। या उसके अलावा काउंटिंग के दौरान भी ये देखने को मिला कि बहुत सारी भ्रांति आई ईवीएम से रिलेटेड। तो इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सिर्फ काउंटिंग के दौरान ही। उसके अलावा भी जब जब ज़रूरत पड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया के सामने आया और जितनी हो सकती है उतनी जागरूकता और जितना भी एक समस्या ना आए और भ्रांतियाँ ना फैले उसका भी पूरा ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन समय समय पर आया सामने मीडिया के और उन्होंने सारे क्लैरिफिकेशंस दिए। तो कुछ गाइडलाइंस थी जिसकी राइटर ने बहुत तारीफ करी है। ये कौन कौन सी गाइडलाइन थी कोविड को लेकर खासकर? तो पहली गाइडलाइन तो ये थी कि जो पोलिंग बूथ पे जो लोगों की संख्या 1,500 हुआ करती थी उसको कम करके 1,000 किया गया। उसी के कारण 40,000 एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए। उसके साथ में बहुत से एक्स्ट्रा ईवीएम्स भी रखे गए। उसके साथ में काउंटिंग के दौर में जैसे एक हॉल में पहले 14 टेबल लगे करते थे, 14 टेबल्स लगा करते थे, उसकी संख्या कम करके अब 7 कर दी गई। उसके साथ में डोर टू डोर कैनवासिंग जो होती है, डोर टू डोर जो कैंपेन होता है, उसमें भी जो कैंडिडेट थे वो और उसके अलावा 4 और लोग रह सकते। तो ऐसा टोटल मिला के कैंडिडेट हो या ना हो सिर्फ 5% डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा सकते थे। उसके अलावा जो गाड़ियां देखने को मिलती हैं हमको, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां, तो उसमें पहले जो 10 का एक सीमा तय की गई थी उसको भी कम करके 5 कर दी गई। उसके अलावा जो पब्लिक मीटिंग्स होती है, जो चुनाव रैलियां होती है, उसमें भी पार्टिसिपेशन जो होता है लोगों का, उसकी भी संख्या तय कर दी गई। उसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन। तो जो नामांकन की जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी आप अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी फैसिलिटी प्रोवाइड इलेक्शन कमीशन ने करवाई। फाइलिंग ऑफ एफिडेविट और सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी जो सुविधा है ये भी ऑनलाइन कर दी गई थी चुनाव आयोग के द्वारा। तो चलिए दूसरा जो हमारा आर्टिकल है ये लीगल लैंग्वेज इन इंडिया के बारे में है। जो न्यायिक भाषा है, जो कानून की भाषा है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये न्यूज़ में कैसे आया? हाल ही में एक जनहित याचिका PIL फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। ये केस का नाम है सुभाष विजयरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो हमारे लॉ बनाए जाते हैं, जो हमारे कानून बनाए जाते हैं, जो इन्हें ड्राफ्ट किया जाता है हमारी विधायिका के द्वारा और उसके साथ में हमारी कार्यपालिका के द्वारा, जो ऑर्डिनेंसेस के फॉर्म में क्योंकि कार्यपालिका लाती है, तो ये काफ़ी प्लेन और सिंपल इंग्लिश में आए जिससे वो सबको समझ में आए। उसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एसोसिएशन है, एडवोकेट्स का एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, इनसे भी डायरेक्ट करने का कहा गया सुप्रीम कोर्ट को इस पिटीशन में, इस PIL में कि इंग्लिश जो है यूज़ की जाती है करिकुलम में उसको भी आसान बनाया जाए, एक प्लेन इंग्लिश को यूज़ किया जाए। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ये भी करे कि वो कंसाइज और प्रिसाइज प्लीडिंग ले। तो जो हम देखते हैं कि पिटीशन फाइल होती है, फिर उसका रिटन स्टेटमेंट आता है, उसका रिप्लाई आता है, कि यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की जाती है, जो एक वकीलों के द्वारा जो ड्राफ्ट किया जाता है, ड्राफ्ट जो पिटीशन जमा की जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दिखती है जो कि एक कॉमन आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने लॉ किया है, बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो न्यूली लॉ ग्रेजुएट है या जो लॉ स्टूडेंट्स है
उनके लिए भी समझना कुछ मुश्किल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना की है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करे कि एक प्रिसाइज और कंसाइज प्लीडिंग उनके सामने फाइल की जाने की एक छूट दी जाए और इसे लागू किया जाए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है कि लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स रहती है वो समझ लेते हैं। कि लॉयर्स जो एडवोकेट्स होते हैं, अधिवक्तागण होते हैं, जो वकील होते हैं, वो ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कि अनक्लियर हो, जो कि डल हो, जो कि पॉपस हो, जो कि एक ऐसे कॉमन आदमी को, एक कॉमन जनसंख्या को नहीं समझ में आते हैं, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। उसके साथ में कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ टेक्निकल वोकेबलरी, तो यहाँ पर जो वोकेबलरी भी यूज कर जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होती है। उसके अलावा डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल लैंग्वेज यूज। तो जैसे यूएस में बात किया जाता है कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी कॉमन, काफ़ी सादी भाषा में लिखा गया है कि एक स्कूली बच्चा भी उसे समझ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कानून है वो भी ऐसे ड्राफ्ट किए गए हैं कि जो कि हमारी नॉर्मल लैंग्वेज, जो आज के चलन की भाषा है, उससे काफ़ी दूर है। उसके अलावा कुछ लीगल मैगजीन्स है, कुछ लैटिन टर्म्स है जो अभी भी हमारी भाषा में उपयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि रेस जुडिकेटा, बोनाफाइड, एक्टस रिया। तो यहाँ पर ये वर्ड्स का हम एक सिंपल इंग्लिश में भी हम इनको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। तो इसके लिए भी प्रार्थना की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पीआईएल में कि आप कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे कि ये ऐसे जो जार्गन्स यूज किए जाते हैं ये ना किए जाए। उसके बाद में एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑफन स्ट्रक्चर्ड इन पैसिव वॉइस। तो जो सेंटेंसेस ड्राफ्ट किए जाते हैं पिटीशन में, जो बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर किए जाते हैं, वो कई बार पैसिव वॉइस में होते हैं। जनरली हम एक्टिव वॉइस जनरल भाषा में यूज करते हैं। जब पैसिव वॉइस आता है तो बहुत सारे लोग इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं उस लैंग्वेज को लेकर। तो यहाँ पर एक रीजन बताया है कि क्या रीजन हो सकता है। तो जॉर्ज ऑरवेल, जो कि एक बहुत फेमस राइटर रहे हैं, उनकी नॉवेल भी है 1984, उन्होंने बताया था कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो जैसे आप देखते हैं कोई बहुत बड़े वकील हुए या जज हुए, उनके पास में उनके स्टेनोग्राफर या क्लर्क रहते हैं, तो ये जब भी डिक्टेट करते हैं तो ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीक करे, अटेंशन गैदर कर सके। इसीलिए भी ये एक रीजन हो सकता है कि ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है, ऐसा जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है, ऐसा राइटर बताते हैं। तो चलिए हमारा न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं। तो पीएम मोदी जो है वो को चेयर करने वाले हैं आसियान समिट को। 17th इंडिया आसियान समिट होने वाली है। इसमें 10 देश आसियान के होंगे और 11वां भारत होगा। तो यहाँ पर फोकस ये होगा कि कोविड-19 महामारी के दौर में जो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है उसको कैसे वापस सुधारा जाए, पटरी पर लाया जाए। तो यहाँ पर वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर जो है नोगिन जंगपुक, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो एक्सक्यूज कीजिएगा, उनके साथ में वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये को चेयर करेंगे इस इंडिया आसियान समिट को। उसके साथ में जो दूसरी न्यूज़ आ रही है वो है ओटीटी कंटेंट से रिलेटेड। तो ओटीटी कंटेंट जो है उन पे अब रेगुलेशंस आने वाले हैं। अभी तक ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बाहर हुआ करता था, बट अब मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के बाहर हुआ करता था, अब इसे इनके परव्यू के अंदर लाया जाएगा। पहले ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ में हुआ करता था। अब यहाँ पर बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि जब ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आया तो हो सकता है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आता है उसको सर्टिफिकेशन और अप्रूवल की ज़रूरत पड़े। जैसे कि हम मूवीज़ देखते हैं या टीवी का जो कंटेंट देखते हैं, यहाँ पे अप्रूवल्स की, सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है अब जो ओटीटी कंटेंट है जिसे हम ओवर द टॉप कंटेंट कहते हैं, तो ये ओवर द टॉप कंटेंट बहुत लोगों को आपको पता भी होगा। इसमें जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि ये ऐसा कंटेंट होता है जो कि हमारे
नेट के ऊपर चलता है, इंटरनेट के ऊपर चलता है। जैसे उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है, अमेजन प्राइम का जो कंटेंट है, और ऐसे बहुत सारे ऐप है, वूट ऐप है। तो ऐसे जो ऐप है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। तो देखते हैं कि आगे कानून कैसे बदलेगा और क्या इनको सर्टिफिकेशन और अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है क्या। तो चलिए, हमारा जो आज का पूरा डिस्कशन है, पूरा विश्लेषण है, वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।